अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं फेस ऑफ। जी हाँ, नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से हैं अब्दुल समद याकूब और उनको हम देखते रहते हैं पाकिस्तान टीवी पे भी और इंडियन टीवी चैनल्स पर भी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड कर रहे होते हैं। और साथ हमारे हैं भारत से, आप जैसे कि जानते हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, और इनको भी हम देखते रहते हैं। और आज हम दोनों के साथ बात ये करेंगे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है उसको भारत में डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं। और सबसे पहले जाहिर है कि मैं समद और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। और समझ क्या हो क्या रहा है ये एक बार फिर जो है रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो कभी कहते हैं उनको फांसी दे दें चौक पे, तो कभी कहते हैं मैं खुदकुशी करने जा रहा था। ये चल क्या रहा है आखिर? देखें, बेसिकली ये देखा जाए तो 1970 से लेके अब तक ये 12th इलेक्शन है, 12वां इलेक्शन है पाकिस्तान में। इससे पहले इन 12 इलेक्शन में सिर्फ एक इलेक्शन ऐसा था जिसके बारे में 1970 का इलेक्शन जो सबकी एक कंसेंसस है उस पे कि वो रिग्ड नहीं था, वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा जरूर था कि जाहिर है जो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उनका ये ख्याल था, उनसे वो मिस कैलकुलेशन हो गई एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कारगिल में उन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन थी मुशर्रफ साहब ने। तो ये जब मिस कैलकुलेशन होती है तो उसका फिर खमियाजा जो है वो एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो 1970 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में पिंडी ने एक बात तो जरूर लर्न की थी कि कोई भी इलेक्शन जो होगा वो जो डिजाइड या डिजायर्ड रिजल्ट होगा उसके बगैर नहीं होगा। चाहे पब्लिक किस तरफ जा रही है, तो जो भी उनकी बैक्ड पार्टीज होंगी वही असेंबली में आएंगी। ऑल्दो के 1988 के इलेक्शन में ये नहीं हो सका और बेनजीर को कंडीशनल इक़्तिदार जो है पार दिया गया था, ट्रांसफर किया गया था, 5 कंडीशंस थी। तो इस इलेक्शन में भी जो बहुत बड़ा लोग अपसेट कह रहे हैं या उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ, मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ। ऑल्दो के है एक लिहाज से अपसेट है, मगर ये कहना कि उनके लिए शॉकिंग था या पिंडी या मुक्तदर जो सही जिनके पास पावर है उनको इस रिजल्ट का अंदाजा नहीं था, ये मैं नहीं कहता। उनकी इस बार कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, तभी जाके उन्होंने उसको मैनेज किया और उसको मैनिपुलेट करके वो जो 70-75 सीट जो है वो एक ऐसी पार्लियामेंट डिजाइन की गई थी कि जिसमें सबको ये फील हो कि उनको एक फेयर शेयर मिला है, जिसमें पीटीआई भी एक री इमर्ज करके आई है और दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस आई है। तो सीट्स तो बनती थी 180-170 सीट्स बनती थी, मगर 170 से जब आप 90 पे ले आए और फिर 20 से आप उठा के 75 पे ले आए और विन विन सिचुएशन उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं लाना था तो उसको भी जरा एक मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया जिसको कहते हैं। तो वो भी उधर से भी, और शहबाज शरीफ से बेहतर तो उनको सारी जिंदगी में कोई नहीं मिल सकता। मैं एक सेनेटर साहब का जिक्र करता हूँ, नून लीग के सेनेटर थे वो, और मेरे घर आए तो उन्होंने कहा कि मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है, शहबाज शरीफ को तो कैप्टन भी कहे तो वो उसकी कैप्टन की बात पे भी जो है ना वो मान जाएगा, मेजर जनरल जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो और शहबाज शरीफ के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर उसको नंबर 1 कहे कि जी मेरे कुत्ते के पास बैठना है, तो उसने पूछना है कि जंजीर लगा के बैठना है या बगैर जंजीर के बैठना है। तो इससे आइडियल मतलब उनको कोई नहीं मिल सकता। जो अभी आपने बात की कमिश्नर, देखें जो जो ये गैरिजन सिटी होते हैं स्पेशली जहाँ पे जीएचक्यू हो, वहाँ का कोई भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर उनकी मेरे ख्याल में शायद कंसेंट के बगैर नहीं आ सकता। तो मेरा जाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि जो रात आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ ने रिलक्टेंस शो की कि मुझे इस मैंडेट के साथ जो है वो फेडरल में गवर्नमेंट नहीं बनानी, तो क्योंकि उनको उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो जब उन्होंने थोड़ा सा अपना बागीपन दिखाया तो उसमें उन्होंने सुबह उसको उठ के तो बता दिया कि भाई फिर अगर आप 76 या 75 17 सीटों पे आना चाहते हैं तो फिर ये उन्होंने थोड़ा सा एक उनको दिखाया है। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ये मैंडेट वापस लेके फिर किसी और की हुकूमत बना दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप इंडिया से बैठ के पाकिस्तान के जो इलेक्शंस होते हैं इस वक्त जो हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या फौज दोबारा आना चाह रही है, जो यहाँ पे बात की जा रही है, कई लोग कह रहे हैं? देखिए, फौज दोबारा आ नहीं सकती, तभी तो ये सब हो रहा है ना।
अगर वो आ सकते थे तो आ चुके होते। वो आना चाह रहे पर परोक्ष। प्रॉब्लम ये शुरू से यही किया जा रहा है, करना कुछ है करें कुछ। अब मैं भले इमरान खान साहब की पॉलिसीज से नहीं वो एग्री करता, उन्होंने मोदी जी के लिए जो बातें कही उन कुछ चीज़ों से मैं बहुत उनसे इख्तलाफ थे, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट, आप उनके ऊपर केसेस डाल देंगे, आप जुडिशरी को यूज करेंगे। इमरान खान साहब इज अ पॉपुलर लीडर भाई, वो प्रूव कर दिया उन्होंने, ही इज नंबर 1। आपको क्या ऑब्जेक्शन है अगर वो गवर्नमेंट बना लें तो? मुझे नहीं समझ में आता। I may disagree with इमरान खान साहब, but he's been chosen by the people। इसमें कोई शक है आज की डेट में? पाकिस्तान का लीडर तो इमरान खान है, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए, स्ट्रेट एज सिंपल एज दैट। पहले तो उनसे जो 3 साल छीना वो गलत किया, फिर जिस तरीके से किया आपने, यू आर यूजिंग अनदर इंस्टीट्यूशन कि किसी को आप पहले इमरान खान साहब को लाया गया कि ये इनकरप्टेबल है, फिर उनको करप्शन में ही फंसा दिया, फिर उनको फेस किया गया ये इस्लाम का फेस है, फिर उनको अन इस्लामिक बता दिया गया। दिस इज समथिंग स्पेशल। ये तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। He was brought in as an incorruptible face of Pakistan, and precisely for corruption उनको आपने फ्रेम किया। He was brought to be the response to Modi ji's हिंदुत्व पॉलिसी as a Islam of Pakistan, anti-Islamic activity में उनको आपने फंसा दिया। ये क्यों कर रहे हैं आप? This is not good. I think Imran Khan has won fair and square. उन्होंने जेल से बैठ के बना दिया पॉपुलरिटी को। So I think army should give in। इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए, मेरा तो ये असेसमेंट है। लेकिन हम लोग इमरान खान को बड़ा मॉडर्न समझते थे। हमारा ख्याल था कि इमरान खान आएंगे तो पाकिस्तान में जो एक अजीब कंजर्वेटिव किस्म का माहौल है वो नहीं होगा। लेकिन इमरान खान तो बस रियासत मदीना, और अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी उनको ठीक लगने लगे, और जमात इस्लामी, और उनको तालिबान खान भी कहा गया। तो ये वाला इमरान खान जो है वो तो पहले नहीं थे जब इन्होंने पार्टी बनाई थी। अच्छा, नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी रियासत मदीना के हवाले से कंफ्यूजन रहती है। ये बड़ी एक मिथ है जिसको मैं चाहूंगा कि क्लैरिफिकेशन हो। देखें, रियासत मदीना की बुनियाद जो रखी गई थी, उसका जो बेसिक जो की पॉइंट्स हैं कि इंसाफ हो, सबके राइट्स जो है वो उनका ख्याल रखा जाए, इक्वालिटी हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज। देखें, जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई थी तो मदीना में जूस भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते थे, तो एक हार्मनी हो। हम शायद उसको परसीव करते हैं कि उस तरह की कोई सख्ती या कोई शरी, जैसे कोई तालिबान जो जिस रियासत की बात करते हैं, उस तरह से हरगिज़ नहीं है। देखें, कोई एक सिंगल इमरान खान के 3.5 साल के टेन्योर में कोई एक ऐसा डिसीजन कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी को स्कार्फ पहनना है, या कोई औरत को कोई लिबर्टी हासिल नहीं है, या किसी और, तो कोई एक सिंगल वो भी नहीं है कि जिसमें अब उसको, अगर आप एक रियासत की बुनियाद को इंसाफ की बुनियाद पे कहते हैं कि जी मैंने रखनी है, और वो उसका हवाला देते हैं आप, तो अब जिस तरह उन्होंने हवाला दिया, अब कल परसों की बात है कि जो फतेह मक्का के ऊपर, अब वो फतेह मक्का क्या थी कि सबको एक आम माफी, जैसे नेल्सन मंडेला ने दी। तो जो बेसिकली जो कोर उसमें पॉइंट होते हैं ना, उसको लेना चाहिए। सेकेंडली, इलेक्शंस के हवाले से एक बात मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स थे जो करंटली जो इलेक्शंस हुए हैं। जीएचक्यू तो आप कह लें, आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। जुडिशरी को हमेशा हम या अंडरमाइन कर देते हैं, या उनके रोल को हम उस तरीके से उजागर नहीं करते। चौथा भी था ब्यूरोक्रेसी। तो जुडिशरी, काजी फाइजा के कहने पे इलेक्शन हुए, काजी फाइजा ने बल्ला छीना, मीन्स के काजी फाइजा का तो हमसे पर्सनल ग्रज है, जो हम समझते हैं कि रेफरेंस हमने भेजा था। तो इस बार ये कहना कि पिंडी का जो रोल था, मैं उतना नहीं देखता जितना कि मैं जुडिशरी का रोल देखता हूँ। और तभी जाके ये मेस जो है, ये जो मिसकैलकुलेशन थी, ये मियाँ साहब की और जुडिशरी की जो कंबाइंड मिसकैलकुलेशन थी कि वो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे थे। इस पॉइंट को उजागर करने की जरूरत है कि ये, वरना अगर ये कहना कि सारा इन्फ्लुएंस पिंडी ने किया है, तो वो होता है ना कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब खान साहब को गोली लगी थी तो उन्होंने कहा था कि उनका निशाना कभी खता नहीं जाता। उनके पास अगर ये कहा जाए कि उन्होंने असैसिनेट करना था तो वो असैसिनेट होते,
ठीक है, तो वो निशाना जहां पे था वहीं पे हुआ है। तो उनके निशाने खता इस तरह से नहीं हुआ करते, 70 में जरूर हुआ था, अब नहीं उनका हुआ। तो ये सारा ब्लेम मैं डालूंगा जुडिशरी पे और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। बिल्कुल सही, लेकिन डॉक्टर अभिषेक, इमरान खान को तो कभी इंडिया में पसंद ही नहीं किया गया, हमेशा से कहा गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, और हर एक जो है वो कोई ना कोई मजाक बनाता रहता था। और बल्कि कई हमारे दोस्त जो हैं जो वीडियोस भी करते हैं, उनका ये कहना था कि जी इमरान खान है तो चलो अच्छा ही है भारत के लिए, इसलिए कि ये बहुत ब्लंडर्स करते हैं। तो फिर अचानक से हमदर्दी क्यों? नहीं, देखिए अचानक से हमदर्दी नहीं है ये पहले से, बिकॉज हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं। डबल स्टैंडर्ड इज नॉट समथिंग बीइंग एन इंडियन ना, डबल स्टैंडर्ड हम नहीं करते। जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई आपने अगर इलेक्शन कराया, दो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन करवाना ही अपने आप में पाप है। लेकिन चलिए अगर आप इस शैम को करना भी चाहते हो तो अब आप फेयर करो। फिर जिनको मिलना था सबको ही जाता था इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, और वो इतने पॉपुलर शायद ना होते अगर उनकी गवर्नमेंट का टर्म आप पूरा करने देते। बट मैं फिर ये कहूंगा ना, देखिए बात ये कि पाकिस्तान एक कंफ्यूजन का शिकार है, नॉलेज क्राइसिस का शिकार है। चीजें जो चाहते हैं वो स्पष्ट बोल नहीं पाते, ठीक है ना। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी। अब जैसे लाहौर में आप रहते हैं, लाहौर भगवान राम के बेटे का शहर है, पर आप राम राज्य को नहीं चुनना चाहते बिकॉज आप अपनी हिस्ट्री से ही नफरत करते हैं। दे आर टू मॉडल्स ना। तो पॉइंट ये कि जो चीज है उसको स्पष्ट लेकर के आए। उसको आप अगर कंफ्यूज करेंगे, सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, वो बेसिकली आप कंफ्यूज हो रहे हो। दैट्स द प्रॉब्लम। पाकिस्तान थिंक्स दैट इट इज पुलिंग अ ट्रिक ऑफ फॉर अदर्स, बट बेसिकली वो हर बार अपने ट्रिक्स में शिकार चलते जा रहे हैं, बिकॉज कहीं क्लैरिटी नहीं है। कोई भी क्लैरिटी से बोलना ही नहीं चाहता। जो सच है, नो वन इज कॉलिंग स्पेड एज स्पेड। आप हर चीज को शराब के आप फॉर्म में डाल दे रहे हो। वरना मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था जब तालिबान आए कि भाई उन्होंने जंजीरें तोड़ दी, और इमरान खान साहब कह रहे हैं हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए पाकिस्तान में। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ शरिया तो एक नहीं हो सकता भाई। रूल ऑफ लॉ मैन मेड है, रूल ऑफ शरिया तो इस्लामिक लॉ है। यू कैन नॉट विश समथिंग एल्स फॉर अदर्स एंड समथिंग एल्स फॉर योरसेल्फ। अगर या तो आप ये कहें कि आपका रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ शरिया, देन कॉल इट इन ओपन कि भाई ये है। उनका तो यूएन का, मैंने नेशन का जो सुना था इमरान साहब का, वो स्पीच में एकदम क्लियर था। उन्होंने कश्मीर में बोला था कि वी आर रेडी टू डाई फॉर इस्लाम। आप आ जाएं सामने मैदान में जी। बिल्कुल, लेकिन समझ एक चीज, इमरान खान जब पावर में थे, जब एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो भारत की और जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके बहुत बुरा भला और स्मॉल आदमी और स्मॉल पर्सन इन बिग ऑफिस, ये वो इस किस्म की चीजें उन्होंने कही। लेकिन जैसे वो बाहर निकल गए, उनको हटा दिया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो तारीफें करने लगे। वो कहने लगे कि नहीं, मोदी जी को उन्होंने कहा कि नहीं वो तो करप्ट नहीं है, और बड़ी तारीफें कर। ये पावर में आके बुराई भारत की और बाहर जाके तारीफ, ये ऐसा क्यों होता है? हमारे अक्सर प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा करते हैं। इसका जवाब शायद मैं, एक मेरे बहुत ही अच्छे इंडियन एक दोस्त ने दिया था, मैं उनकी बात को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि मुझे फील होता है कि इमरान खान का कहीं मोदी के साथ ना कोई पर्सनल ग्रज है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो एक स्टेट्समैन जो है वो इस तरह की स्टेट्समैन नहीं देता। तो ये पर्सनल लेवल के ऊपर जाके, तो मैं शायद ये कहूंगा कि इस लेवल तक जब आप किसी के बारे में कोई भी कमेंट पास करते हैं, तो वो बहुत पर्सनल लेवल के ऊपर जाके हो सकता है कि उनको ना पसंद हो या कोई इस तरह की बात हो। बट जो उनकी एक्चुअल स्टेटमेंट है, जिसको मैं एंडोर्स करता हूँ, जिसमें वो फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की, उसको उन्होंने बड़ी तारीफ की। फिर फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ की, जयशंकर साहब की। फिर उन्होंने जो डेमोक्रेसी है वहां पे, जाहिर है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ एक शैम डेमोक्रेसी है, तो उसकी जो है ना वो तारीफ की। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि हमने तालिबान को जो कहा कि उन्होंने शैकल्स तोड़ दी, वो इसलिए नहीं कहा कि वो शरिया लॉ या वो किस मकतबा फिक्र से या किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो वियतनाम में हुआ तो वियतनाम, हमने रिलीजियस बेस नहीं उनको हम कहते हैं कि जी वियतनाम ने आज़ादी ली। दुनिया में कोई भी इन्वेडर जब किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करेगा, भले वो इंडिया में ही, अब हम क्यों कहते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो था वो इन्वेडर था, मोहम्मद अली कासिम जो था वो इन्वेडर था। ये बात समझना जो है किसी के लिए, वो शायद उसको एक बड़ा जहन चाहिए कि मेरी जमीन, मेरे लोग, मैं आज से कोई 200 साल पहले या 100 साल पहले मुसलमान तो नहीं था, मेरे बड़े जो थे मुसलमान नहीं थे, मगर इस जमीन के थे,
इसी जमीन से थे। ये पहली तो ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। तो जब मदीना को भी इन्वेड करने का खदशा हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यूज के साथ पैक्ट किया कि अगर कोई भी इन केस ऑफ एनी इन्वेजन तो हम मिल के इसको ना डिफेंड करेंगे। तो हमसे जो हमारा जो इसको कह लें जेनेटिकली या जो हम यहाँ पे इस सॉइल के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो एरिया शुरू होता है अफगानिस्तान से, जब आप खैबर पास से एंटर होते हैं और फिर पंजाब का जो बेरा और ये जो अपर पंजाब आप क्रॉस करते हुए जो जाते हैं पोठोहार से, तो इन लोगों की तो हमेशा से जो भी इन्वेडर आता था उसको वेलकम करते थे और उसको कहते थे कि दिल्ली उस तरफ है। तो वो यहाँ से गुजर के जाता था। दिल्ली के बाद उनको रेजिस्टेंस शो होती थी। जो आगे जाके एक बड़ी लड़ाइयाँ राजों ने जो लड़ी हैं वो उस जगह पे जाके हुई हैं। हमारे यहाँ तो कभी हमने जिंदगी में 1000 साल की हिस्ट्री में हमने किसी 1 इंच को भी किसी बाहर के लोग कोई सॉइल जो है इन्वेड नहीं की हमने, मगर हम हमेशा 1000 साल से इन्वेड होते रहे हैं। तो मसला ये है कि उस वक्त ये मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या उसकी बात नहीं है। मसला है कि शायद हम जो इस खित्ते के लोग हैं वो उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि हम मगलूब होते रहे हैं। बाबर हो गए, शेर शाह सूरी हो गए, जो अफानी आ गए, सबसे हम मगलूब होते रहे। ये मसला रहा है। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि वाकई में कोई हमारे अंदर कोई डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग इस किस्म के हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती, और हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब 76 ईयर्स हो गए लेकिन अभी तक हमारी लड़ाई झगड़े एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना या नाराजगी जो है वो आखिर खत्म क्यों नहीं होती? पहले बात तो मैं समद साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, मेरी 100% एग्रीमेंट है उनके साथ। और यही बात हम लोग बेसिकली सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि हमारे उधर के जो भाई बहन हैं वो इन बातों को समझ रहे हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो बात खत्म हो जाती है। रही बात की, देखिए पिछले 1000 साल में कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ थ्योरीज बनी, जैसे एक डेमोक्रेसी थ्योरी बन गई, कभी कोई थ्योरी बन गई, उसके नाम पे लोग आए, तो ठीक है, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जमाना है और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी एक होप है। पाकिस्तान के लोग खड़े हो रहे हैं अपने हक के लिए, फ्रीडम के लिए, दे आर यर्निंग फॉर फ्रीडम। ये सिर्फ इमरान खान साहब की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की उस सोती हुई एक सबकॉन्शियस लड़ाई है जिसमें अब वो कह रहा है पाकिस्तान का लोग कि हमें खड़ा होना है, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। ठीक है ना, एक आज़ादी तो शुरू होगा, बाकी और आज़ादियां भी आदमी के समझ में आ जाएंगी। जो समझ साहब कह रहे हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर व्हाट एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से। और पास्ट है, जो हुआ पास्ट में क्यों हुआ उसको कुरेदने जाए कोई फायदा नहीं है। पास्ट था, पास्ट हो गया। वी शुड लुक फॉरवर्ड फ्यूचर, टुवर्ड्स फ्यूचर। और पाकिस्तान मुझे होप दे रहा है जो हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ये उन्होंने दिखा दिया कि भुट्टो से और गन से नहीं डरता। आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा ये छाती मार लो। इमरान खान को उसने जिता दिया। ठीक है ना, आप पावर से नहीं दबा सकते लोगों को, बिल्कुल नहीं दबा। बिल्कुल। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ही करूंगी, लेकिन एक ही क्वेश्चन आप दोनों से होगा बारी बारी लास्ट में। वो ये कि समझ पहले आपसे पूछी हूँ, पाकिस्तान में चेंज आ रहा है आपके ख्याल से? पब्लिक आप बोलने लगी है और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि पहले जो एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, एजेंसीज कह लीजिए, फौज के खिलाफ या फौज की किसी गलत एक्ट के ऊपर लोग बोलते नहीं थे, अब बोलने लगे। क्या आप इसका क्रेडिट इमरान खान को देंगे या सोशल मीडिया को देंगे? देखिए, सबसे पहली बात, पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में 9 मई जैसा वाकया कोई नहीं हुआ। और पोस्ट 9th में जो कुछ जो मैं कहता हूं कि स्टेट फाशिज्म, स्टेट ब्रुटैलिटी, एट्रोसिटीज जो कमिट की गई, और इवन जो रियासती दहशतगर्दी जो होती है हमारे खिलाफ, इतने बड़े और इतने वर्स्ट लेवल के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरह से एलिमिनेट करना चाहें जैसे आप किसी टेररिस्ट के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमें ये फील होता था कि हम किसी को बाहर निकल के, जैसे कोई दहशतगर्द जमात का एक बंदा होता है तो वो उसको फील आता है कि अंदर से, और ये हमेशा से फील रहता था कि आज उठाए जाएंगे, कल उठाए जाएंगे। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आया था कि जो हमारे मफरूर लोग थे, जो एब्सकॉन्डर्स थे, तो एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आया, तो बड़ा छुप छुप आके तो एक वीडियो कॉल की, तो एक किसी फैक्ट्री के किसी उस पिछवाड़े में एक बंदा हमारा वो भागा हुआ था, तो वो वीडियो कॉल पे वो चारपाई पे बैठा था
और उसने वीडियो पे दिखाया, देखो यार मेरा ये हाल है, अब मैं कोई दहशतगर्द हूँ मैं क्या हूँ, मतलब ये जानवर भी बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हूँ यहाँ पे, ना मैं निकल सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे कि यार अब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अब तो थक गए हैं, भाग भाग के थक गए हैं, तो अब दिल करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दें। लेकिन जिस तरीके से लोग डटे रहे, आई मीन मैसेज, और जिस तरीके से फिर जब ये इलेक्शंस में जो कुछ हुआ कि आप उठाए जा रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने देखा, तो मिसकैलकुलेशन में इसलिए कहता हूं कि उनका ये ख्याल था कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है, इलिटरेट लोग हैं तो लोगों का जो अपना सिंबल होता है उसका नहीं पता चलेगा। हुआ ये कि सोशल मीडिया की वो जैसे एक मिलिटेंट जो एक तंजीम होती है ना, अंडरग्राउंड काम करती है, वो शायद हमने उसी तरीके से काम किया, उसी तरीके से कैंपेन चलाई। ये अच्छी बात है कि लोगों का हमारा जो था वो पैसा जाया नहीं हुआ, बट लोग इस तरह से, आपने देखा ही यार कि लोग किस तरीके से, कोई आपको ऐसा बंदा मिलता था सड़क के ऊपर या किसी उसके ऊपर कि जो ये कहे कि नहीं मैं पीटीआई के अलावा किसी और को वोट दूंगा। मेरा नहीं ख्याल, मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी को वोट पड़ाना, एक ने कहा कि जी मुझे 1000 वोट पड़ा है, तो उसको 1000 पड़ा है तो मुझे जो 250, तो वो कहता है कि नहीं नहीं 1000 वाले को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि 250 कौन है जिसने नून लीग को वोट दिया। तो ये सूरत हाल है। हाँ, तभी जाके ना कौमें खड़ी होती हैं, जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस से, एवोल्यूशन से, एक सख्त मरले से गुजरती है तो नेशन बनती है। हम 76 ईयर से इसलिए नहीं बन सके थे कि हम मार खाते आए थे और हम कभी खड़े नहीं हुए थे, और उनका भी यही ख्याल था कि उसी तरह से वो हमें हाँकते जाएंगे और हम उसी तरीके से चलते जाएंगे। बट एक बंदे को क्रेडिट जो जाता है वो इमरान खान है। अगर वो जेल में डील कर लेता, जैसे कि नून लीग वगैरह नवाज वगैरह कर लेते हैं, उसने नहीं की। मैं जब उनसे मिलने के लिए गया, इद्दत केस का जो फैसले से एक दिन पहले मैं मिलने के लिए गया, तो हमें तो कहीं से भी ये नहीं लगा कि ये बंदा टूटा हो या कोई। हाँ, जब मैं बाहर आया तो बहुत सारे दोस्त से पूछते थे कि खान साहब की दाढ़ी है या नहीं है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि खान है, वो एआई की पिक्चर्स थी, बट एनीवेज ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो खान साहब को जाता है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया को भी। लेकिन डॉक्टर साहब, लास्ट आपकी तरफ से क्या लग रहा है आपको इस बार कि एजेंसीज और आर्मी बैकफुट पे चली गई है, नहीं वो फैसला बदलवा सक रहे लोगों का? देखिए, आर्मी इज फॉर एनिमी, आर्मी इज नॉट फॉर योर ओन पीपल। आर्मी की ताकत लोगों के उस अपना बच्चा देते हैं। वो जब उन्होंने अपना बच्चा देना बंद कर दिया या अपनी छाती आपके बंदूकों की तरफ घुमा दी, आर्मी की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। ठीक है ना? आर्मी और क्रिमिनल में अंतर क्या है? एक आर्मी दुश्मन को मारता है तो उसको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, लेकिन वही आदमी अपने आदमी को मार देगा तो उसको प्रोसिक्यूशन जेल करके और पनिशमेंट झेलना पड़ेगा ना। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन। बड़ी अच्छी बात कही समझ जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो बात बहुत डेप्थ वाली है कि जिनको सिंबल्स का पता नहीं था, अनपढ़ थे, 50% ऑफ द पाकिस्तान तो, या 54% ही शायद सिर्फ लिटरेट है। ठीक है ना? बाकी लिटरेट है, लेकिन दे वैल्यू फ्रीडम। खड़े हो गए वो, उनको नहीं पता था। उसके बाद भी जो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी ज्यादा, उसके बाद भी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को समझा। एक पार्टी को आपने डिसमेंटल कर दिया, उसको आपने इंस्टीट्यूशनली बैन करवा दिया। ये सब नहीं होना चाहिए था। दिस शुडंट हैव बीन द प्रोसेस टू डिस्क्रेडिट एनी लीडर। हाँ, मैं ये कहूंगा इमरान खान साहब को पूरा श्रेय तो जाते ही जाता है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि एक सेंटेंस में कहूं, क्योंकि इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ वो खुद नहीं है, ये जो उनके पीछे ये अनपढ़ भूखी नंगी जनता जो है ना, इसीलिए हमारा कहते हैं जनता जनार्दन है। जब जनता का आवाज चलता है सब शांत हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और लोगों को बहुत लग रहा है कि बहुत चेंजेस आए हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे जिस तरह से पब्लिक निकली है, वोटिंग की है और अब बात करती है। डरते नहीं है, नाम लेके बात करते हैं, बजाय इसके कि पहले जैसे होता था ना छुप छुपा के बात कर रहे हैं। वो चीज से लोग निकल आए और लोग ये भी कहते हैं भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को उठाएंगे, 25 करोड़ पब्लिक का कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आज आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।